कल हमने बात कर ली थी, महासागरों की बात हो गई थी, जलमंडल पढ़ रहे थे। ओके, आज हम जो देखने वाले हैं कि ये हमने कल देख लिया था कि महासागरों का पर जल का वितरण जो है, जल का वितरण सबसे ज्यादा महासागरों में होता है, फिर हिम नदियों में होता है, और इसके बाद में भूमिगत जल है। इसके बाद मैंने बात की थी आपसे दुनिया के 5 महासागरों के बारे में बात की थी। मैंने कल आपको महासागर, सागर, खाड़ी, जल संधि, जलडमरू, मध्य चैनल आदि के बारे में बताया था। ठीक है, ये हमारे 5 महासागरों का मैप दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जल में लवण की मात्रा। आप सबको पता है कि जल जो होता है, समुद्र सागरीय जल कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। अब भैया, सागर का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ लवण, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट वगैरह, ये सारी लवण पाए जाते हैं। पर बात यह कि ये लवण उसमें आए कहां से हैं, और ये जल खारा कैसे हो गया है? हमारे कुआं का पानी खारा क्यों नहीं है? हमारे तालाब का पानी खारा क्यों नहीं है? सागर का क्यों है? तो ये हम इस बात पे विचार करते हैं। पहली बात तो है कि इसमें समुद्र में खारेपन का या लवणता, खारेपन को ही क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। का खारापन का जो मुख्य कारण है वो है इसमें घुले हुए लवणों की मात्रा। इसमें मुख्य तौर पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये कुछ लवण पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आए कहां से? इसके लिए हमको समझना होगा जल चक्र। क्या समझना होगा? जल चक्र। जल चक्र से तात्पर्य ये है कि देखिए, जैसे ये सागर है, ये क्या है? समुद्र है। और समुद्र से जब तापमान अधिक होता है तो पानी का क्या होता है? बाष्पीकरण। क्या होता है? पानी का बाष्पीकरण होता है। कैसे होता है? गर्मी के कारण। ठीक है, और ये पानी वायुमंडल में जाके संचित होकर क्या कहलाता है? आर्द्रता। क्या कहलाता है? आर्द्रता। और यही फिर जो है बादल बनके, क्या बनके? बादल बनके, है ना, वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, या कहीं पर ये बर्फ के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जब ये पानी वर्षा के रूप में जमीन पे गिरता है तो इस मृदा पर, इस जमीन पर जो है पानी ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की ओर बहता है। और जब ये बहता है तो इसमें इस भूमि पर उपस्थित जितने भी घुलनशील तत्व हैं, जो भी चीजें घुलने लायक हैं, मिट्टी है, पत्थर है, चूना है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कुछ भी है, जो भी पानी में घुल सकता है, वो सब घुल घुल करके पानी में आगे की ओर बहता है। और आप जानते हैं कि ऊंचाई पर पानी टप बरसेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले इस यहाँ पानी की रफ्तार बहुत तेज होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे एकदम ढाल में बह रहा है। तो जब बहेगा तो उसके साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, चट्टान सब साथ में बह के आएंगे। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आता जाएगा, इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो भी भारी तत्व थे वो किनारों पे बैठते चले जाएंगे, किनारों पे या तलहटी में बैठ चले जाएंगे। जो बहुत ही हल्के तत्व हैं घुलनशील, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, चूना वगैरह, ये सब घुल घुल के आगे की ओर कायम पहुंच जाएंगे? सागर। कायम पहुंच जाएंगे? सागर। इसी जल में से कुछ जल समावेशन के द्वारा क्या बन जाता है? भूमिगत, भूमि में जाके समाहित हो जाता है, उसे कहते हैं हम भूमिगत जल संग्रह। और ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम या घुलनशील खनिज युक्त जल कहां पहुंच गया? सागर में। सागर में पहुंच के फिर ये प्रक्रिया वापस से स्टार्ट हो जाएगी। किसे कहते हैं? क्या? जल चक्र। अब आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई थी आज से 4.5 अरब साल पहले, और लगभग 3.5 अरब साल पहले जो है सागरों का निर्माण हो गया था। 3.5 अरब साल से प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है, चलती आ रही, चलती आ रही है। तो इस प्रकार से सारे जो घुलनशील खनिज हैं वो घुल घुल करके कायम पहुंच गए हैं सागरों। ठीक है, इसलिए सागर के जल का जो है पानी कैसा है? खारा है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये प्रक्रिया 1-2 बार की नहीं है, ये अनंत समय से चली आ रही। अब हमने कहा साहब खारेपन में इसमें मुख्य तौर पे लवण उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी? लवण। लवण होते कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सूत्र जानते क्या होता है? NaCl। NaCl।
Na माने सोडियम होता है और Cl माने क्लोराइड होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मात्रा काय की है? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड मतलब हमारे खाने के नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। हम जो घर पे नमक भोजन में डाल के खाते हैं उसी का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। सबसे ज्यादा यही होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। ये 27.21 ग्राम या फिर कुल 77%, यानी अगर हम खारेपन की बात करें तो खारापन सबसे ज्यादा काय कारण होता है? सोडियम क्लोराइड कारण। और 70% क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है 3.80 ग्राम। या हम इसकी बात करें, ये 10%, कितना है? लगभग 11%। कितना परसेंट? 11%। 77%, 78% ये हो गया और 11% ये हो गया। बाकी तो फिर ये बहुत कम कम है। मैग्नीशियम सल्फेट मात्र 4-5% मान लो इसको, और कैल्शियम सल्फेट को लगभग अपन 4% मान लेते हैं। 5% ये, 4% ये, 11% और ये 78%। सबसे ज्यादा कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड। आई बात समझ में? ये दो अकेले याद कर लेना विशेष तौर पे, है ना। बाकी तो आप अगर प्रश्न कभी ऐसे बन जाए कि निम्न में ऐसे समुद्र में खारेपन का कारक नहीं है, और एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन मिल जाए, चौथा कुछ और मिल जाएगा, तो फिर आपको वो छांटना है। आपको ये याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के कारण समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? चलिए, ये हम समझ गए। तो अब हम बात कर रहे हैं महासागरीय नितल की। महासागरीय नितल के उच्चावच की बात कर रहे हैं। हमने महासागरों को देख लिया, हमने जल संधियों को समझ लिया, हमने सागरों को, खाड़ियों को समझ लिया, हमने जल के क्षेत्र की बात कर ली, जल क्षेत्र कितना है और कितने महासागर हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा, जब दुनिया में सबसे ज्यादा जल महासागरों में है, लगभग 70 कितने परसेंट? 71%। 71% महाकाय में है, क्षेत्रफल काश ढका हुआ है सागरों से। पृथ्वी का 71% क्षेत्रफल काश ढका हुआ है सागरों से। अब जो सागरों से ढका हुआ है, तो वो सागर है कैसे? सागरों में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। पानी भरा हुआ है, हमको ऊपर से तो प्लेन दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर घूटे घूटे पानी है, कहीं पर एकदम ढलान टाइप की। अब चूंकि पृथ्वी स्थल क्षेत्र मात्र हमने कहा 29% पर या 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है, बाकी 36 करोड़ पर या 71% पर तो क्या है? पानी भरा हुआ पृथ्वी पर। तो उसका जो तल है, नितल माना उसका तलहटी जो है, वो हमेशा एक जैसी नहीं है, उसमें कहीं पर ऊंचाई, कहीं पर नीचाई है। तो वो तलहटी है, जैसे हमने, अपन ने जब स्थल मंडल पढ़ रहे थे तो मैंने स्थल मंडल की स्थल आकृतियों के बारे में पढ़ाया। स्थल भी तो एकदम सपाट नहीं है क्या? कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है। तो ये स्थलाकृतियां थी, पर्वत, पठार, मैदान, फिर उसके अलावा घाटियां भी, और अनेक प्रकार की आकृतियां हमको देखने को मिलती। ऐसे ही महासागरों के जो है तलहटी में हमें 4 प्रकार की प्रमुख आकृतियां देखने को मिलती हैं। इन आकृतियों को हम बात करें, पहले हम समझ लेते हैं। वैसे तो 4 प्रकार की आकृतियां जो मुख्य तौर पे हमको देखने को मिलती हैं, पहले उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले ये जो आकृति है, देखिए आप समझ पा रहे हो, ये क्या है? ये दिख रहा है नील नीला, ये पानी भरा हुआ है। ये क्या है? पानी भरा। और ये जो नीचे क्या है? उसकी तलहटी है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो एक चीज दिखाई देगी वो है महाद्वीपीय मग्न तट। क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मतलब ये लगभग लगभग बिल्कुल जहां महाद्वीप का हिस्सा है। काय का हिस्सा है? महाद्वीप का। मग्न माना होता है डूबा हुआ, तट माना होता है किनारा, यानी कि डूबा हुआ किनारा। इसकी गहराई बहुत कम होगी। फिर अपन थोड़े और आगे बचे जाएंगे तो फिर एकदम क्या आएगा? एक ढाल आएगा। क्या आएगा? ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीप का मग्न माने डूबा हुआ ढाल। ये तट था, किनारा था, ये क्या है? ढाल है। फिर आप जैसे ही और गहराई में पहुंचोगे तो फिर आपको विस्तृत प्लेन क्षेत्र मिलेंगे, इन्हें बोलते हैं महाद्वीपीय मैदान। क्या बोलते हैं? सॉरी, महासागरीय मैदान, अगाध मैदान या महासागर के मैदान। सबसे ज्यादा हमें महासागरों में यही देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर मैदानी क्षेत्रों में महाद्वीपीय, महासागरीय, ध्यान सुनना, महासागर के मैदानों में, मैदान मतलब प्लेन इलाका, महासागर के मैदानों में हमें कुछ और भी आकृतियां देखने को मिलती हैं। काय में? महासागरीय, महासागरीय। ले जा से बात कर ली, क्या कह रही है? ले
ये भारत का दिक्कत है जाए। महासागरीय महासागरीय मैदानों में, महासागरीय मैदानों में। अभी मैंने आपको दो आकृति पढ़ा नहीं, एक महाद्वीपीय तट, दो महाद्वीपीय मैदान, महाद्वीपीय ढाल। अब तीसरा है मैदान, तीसरा है क्या, मैदान। ठीक है, तो मैदानों के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलते हैं, सी माउंट। क्या मिलते हैं, सी माउंट, मतलब महासागरीय पर्वत। ये दिख रहे हैं, ये क्या है, मैदानों में क्या पाए जाते हैं, कुछ पर्वत पाए जाते हैं। और जैसे इसी में जब ये पर्वत है ना, ये पर्वत है, अगर ये पर्वत थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, कैसा हो जाए, ऊंचा, तो ये काय से ऊपर निकल आया, सागर की, ये पानी की लेयर से क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो ये कहलाता है फिर द्वीप। कैसा द्वीप कहलाता है, ज्वालामुखी द्वीप। तो ये पर्वत वास्तव में बने का ऐसे हैं, अंदर क्या फटा, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के लावा एक जगह ही जमा होता गया और पानी की सतह से ऊपर निकल आया। जब तक अंदर है तब तक क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय महासागरीय पर्वत कहलाएगा, ऊपर क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी द्वीप। कहीं कहीं पर ये दरारें पाई जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, महासागरीय कटक। क्या कहते हैं, महासागरीय कटक कहते हैं। ये जो सी माउंट, ज्वालामुखी द्वीप, महासागरीय कटक, ये सब क्या होते हैं, ये सब वास्तव में क्या होते हैं, महाद्वीपीय महाद्वीपीय सॉरी महासागरीय मैदान के अंतर्गत ये संरचनाएं पाई जाती हैं। और फिर चौथी संरचना है क्या, महाद्वीपीय गर्त। क्या है, महासागरीय गर्त। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा। एकदम देखो, एकदम एकदम गड्ढा हो गया। देखिए इसको और ऐसे समझ लीजिए आप, आपको जो चार प्रकार की चीजें समझ में यहाँ पे और डिटेल में समझ में जाए। महाद्वीपीय मग्न तट, उससे एकदम महाद्वीप मग्न ढाल, फिर प्लेन मैदान। अब मैंने कहा था कि जो पर्वत थे वो भी कहाँ है, मैदान पर ही है। ठीक है, कटक थे वो भी कहाँ पर है, मैदान में। ठीक है, या ज्वालामुखी पर्वत थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा, ठीक है, मैदान में। इसको तो मैदान के अंतर्गत हुआ है। गर्त, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, गर्त माने क्या होता है, गड्ढा। गर्त माने क्या होता है, गड्ढा। तो चार प्रकार के, हमने कहा साहब चार प्रकार की संरचना यहाँ आपको देखने को मिल रही है। नंबर एक हमने कहा साहब हमारा मग्न तट, मग्न ढाल, मैदान और गर्त। ठीक है, सही में आई बात आपको। ये पूरा क्या है, पानी भरा हुआ, ये पानी के अंदर इस प्रकार से हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, तो हम अब सबसे पहले हम बात किसी करेंगे महाद्वीपीय मग्न तट की, फिर बात करेंगे मग्न ढाल की, फिर पढ़ेंगे मैदान को, फिर पढ़ेंगे गर्त को। ठीक है, फिर हमें देखेंगे कहाँ के ये महासागर में कितने मैदान है, कितने प्रतिशत गर्त हैं, कितने प्रतिशत ढाल है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये दिमाग में क्लियर हो गया आपको। चलिए देखते हैं। महासागरीय नितल, महासागरीय नितल, देखिए महासागरों के तल की उच्चात्मितीय वक्र, वक्र उच्चात्मितीय मतलब ऊंचा नीचा, वक्र माना टेढ़ा, है ना, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके आधार पर सागरीय नितल के चार प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। पहला दिया है महाद्वीपीय मग्न तट। वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि महाद्वीप का तट जो है मग्न माने डूब गया है ना। तो यह महाद्वीप के किनारे वाला भाग है जो महासागरी जल में डूबा रहता है। यही लिखा है भाई, ये हम समझ गए, ये क्या है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, अब इसके बाद इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और गहराई कितनी होती है, 1500 से 150 से 200 मीटर। मतलब ना तो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। ठीक है, 80 किलोमीटर तक ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, और 150 से 200 मीटर तक क्या होते हैं, गहरे होते हैं। गहराई कम ही होती है। ठीक है, गहराई कम क्यों है, क्योंकि भैया ये किनारे पर ही है। ठीक है, तथा इसका ढाल मात्र कितना होता है, 1 डिग्री। ढाल समझ रहे ना, ढाल कैसा होता है, 1 डिग्री। ये समझिए, ढाल 1 डिग्री है, एकदम ढाल नहीं है। यहाँ पर देखो, आपकी यहाँ देखोगे तो एकदम ढाल आ जाएगा, या फिर ये एकदम ढाल है। अब ये देखो, ये ढाल कैसा है, कम कम ढाल है। बात सही मारी, ये महाद्वीपीय मग्न ढाल, ढाल इसे बोल रहे हैं ढाल, ये ज्यादा है, ये लगभग 5 डिग्री से ज्यादा है। और ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। सही मारी ना, ढाल धीमा धीमा ढाल है, एकदम ढाल नहीं है, आराम से ढाल है। ठीक है, तो महाद्वीपीय इनका जो है, हमने कहा ढाल कितना होता है, मग्न
तट का ढाल 1 डिग्री होता है, चौड़ाई 80 किलोमीटर, गहराई 150 से 200 मीटर। ठीक है। इन मग्न तटों पर प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जैसे उत्तरी सागर में डागर बैंक, न्यू फाउंडलैंड के निकट ग्रांड बैंक आदि है। आप समझ लो, हम बहुत ज्यादा गहराई में समुद्र में जाके मछली नहीं पकड़ते। मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही मछलियां पकड़ी जाती हैं, क्योंकि गहराई में मछलियां रहती भी नहीं है। ठीक है। तो ये अगर पूछें आपसे कि महाद्वीपीय मग्न तट का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली पकड़ना, मत्स्य उत्पादन। ठीक है। अब इसमें 2 जगह के नाम दे दिए। एक नाम दे दिया है डागर बैंक, जो उत्तरी सागर के पास है, और दूसरा है न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक में, है ना। ये दोनों बहुत, अगर अब आपको नहीं पता कि साहब ये है कहाँ पर, तो फिर आप इसके लिए मैप देख लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको। मैप में आप देखेंगे तो आपको जो उत्तरी सागर, ये देखिए, ये जो मैंने कहा साहब, ये हमारा न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर देखें आप, तो ये इलाका है जो ना, ये इलाका है न्यू फाउंडलैंड। क्या है? यहाँ पर अपना ग्रांड बैंक, कौन सा है? ग्रांड बैंक। यहाँ पर एक तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और दूसरी लेब्राडोर की जलधारा आके मिल जाती है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी होती है, और जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वो कैसी, थोड़ी सी गर्म जलधारा है। ये दोनों ठंडी गर्म जलधाराएं यहाँ पर आके मिलती हैं, है ना। ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं? न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं पैदा होती है ना, तो ठंडा, आपने जैसे आपने देखा कि हम सुबह सुबह सर्दियों में नहाते हैं तो अपनी बॉडी थोड़ी सी गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, तो इसे डालते हैं ऊपर, तो अपने में से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, कोहरा होता है। क्या होता है? जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है तो क्या बनता है? कोहरा बनता है। क्या बनता है? कोहरा। और कोहरे के कारण इस इलाके में एक विशेष प्रकार की घास पैदा होती है, उसे बोलते हैं प्लैंकटन घास। प्लैंकटन घास पैदा होती है, और प्लैंकटन घास को मछलियां बहुत ज्यादा खाती हैं। इन मछलियों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इस इलाके में मछलियां बहुत ज्यादा पैदा होती हैं। इसलिए इस इलाके को क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड बैंक। काय कारण बोलते हैं ग्रैंड बैंक? मछलियों के कारण। दूसरा हमने कहा साहब, हमारा उत्तरी सागर, यहीं पर आपको मिलेगा कौन सा? उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर में मिलेगा कौन सा है? डागर बैंक। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ये इस मैप में नहीं लगा है, अगर आप अपने उसमें देखोगे आप एटलस में, तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्या? उत्तरी सागर। उत्तरी सागर के पास में क्या है हमारा? डागर बैंक। वह जगह भी ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। वास्तव में ये क्या है? ये महाद्वीपीय मग्न तट है। ये क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट। बात सही में आ रही? क्लियर है ना? तो महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? 150 से 200। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर। और महाद्वीप मग्न तट किस लिए जाने जाते हैं? मत्स्य पालन के लिए। क्या के लिए जाने जाते हैं? मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि ग्रांड बैंक न्यू फाउंडलैंड के पास, और डागर बैंक उत्तरी सागर में। ओके, समझ में आ गया? चलिए, अब अगले अगले हिस्से की बात कर रहे हैं हम, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो ढाल, जैसे नाम समझ में आ रहा है, ढाल। तो अब ये देखिए ढाल, ये क्या है भाई? ये ढाल है। ये क्या है? ढाल। ढाल है मतलब महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय महासागरीय मैदानों के बीच में जो आकृति पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? मग्न ढाल। काय के बीच में? मग्न तट और महासागरीय मैदानों के मध्य में पाए जाते हैं ढाल। ठीक है। देखिए, हमने कहा साहब, जलमग्न तट या गहरे सागरीय मैदान के बीच, जलमग्न तट या गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। इस ढाल का प्रवणता 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक क्या होती है? इसका ढाल होता है। 2 डिग्री से 5 डिग्री तक ढाल होता है। और गहराई 200 से लेकर कितनी मीटर है? 300। उसकी 150 से 230 की 200 से 300, ज्यादा स्वाभाविक सी बात है, उससे ज्यादा गहराई होगी होगी। ठीक है। और इसका सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में लगभग 12.5% पाया जाता है। इन सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न ढाल किस महासागर में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न ढाल अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर आपको पता है ये क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में लगभग हमने कहा कितने परसेंट? 12.4% क्या पाए जाते हैं? मग्न ढाल। क्या पाए जाते हैं? मग्न ढाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपको याद रखना है भैया।
आगे आप देखें, आगे हम बात कर रहे हैं महासागरीय मैदान की। क्या बात कर रहे हैं? महासागरीय मैदान की। तो महासागरीय मैदान के बारे में सबसे पहली बात तो यही याद रख लें कि किसी भी सागर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? महासागरीय मैदान। ठीक, देखो किनारा छोटा ही होगा, ढाल भी कम ही होगा, मेन तो क्या होगा उसका? प्लेन ही होगा। सही में रही? नींद तो नहीं आ रही? तो महासागरीय गहरे मैदान, यह महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। ये बात सही में आ गई? सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं महासागरों में? मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैदान। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या है। देखो इतने बड़े इलाके हमने क्या बनाए? मैदान ही बनाए। केवल ये क्या है? मैदान। ठीक है, महासागरीय मैदान पाए जाते हैं जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 3000 से। महाद्वीपीय मग्न तट 150 से 200, मग्न ढाल 200 से 300, और ये सीधा 3000 से 6000। यह महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75% भाग में या 76% भाग में फैले। यानी महासागरों में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैदान होता है। ठीक है, तो विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में। अब पूछे यहाँ कि बताइए सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मैदान का महासागरीय मैदान किस महासागर में पाए जाते हैं? और ये कोई वो भी नहीं है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर वैसे ही सबसे बड़ा है। तो सबसे ज्यादा महासागर कहाँ पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा हमने क्या क्या पाए जाते हैं? महासागरीय मैदान। कितने परसेंट भाग में? 75% भाग में। सबसे ज्यादा किस महासागर में पाए जाते हैं? ये प्रशांत महासागर। इनकी गहराई कितनी होती है? 3000 से 6000 मीटर। ठीक है, सागरीय मैदानों में क्या क्या पाए जाते हैं? कटक। बताए थे मैं कटक आपको? ज्वालामुखी पर्वत बताए थे। गाइड्स, ये वास्तव में विषमताएं, खाइयां वाइया टाइप की जैसी विषमताएं मिलती हैं। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इनका अभाव पाया जाता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इनका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। अब हमने कहा साहब ये क्या है? तो आप देख लीजिए क्या है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। हमने कहा साहब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये कितनी है? ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, यानी इस पट्टी में ये सब ये चीजें नहीं पाई जाती। खास तौर पे महासागरीय मैदान इस इलाके में नहीं पाए जाते। देख लो क्यों नहीं पाए जा रहे हैं आप? क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? जहीं अलास्का, रू कनाडा, फिर जो पूरा आगा, फिर जाके बाद में ग्रीनलैंड लग गया, फिर जो आइसलैंड, माइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, पूरा का पूरा क्या है? जमीन ही जमीन है। सही में आ रही कि नहीं आ रही? उसमें देख पा रहे हो ना? 60-70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में महाद्वीप महासागरीय मैदान नहीं पाए जाते। कहा नहीं पाए जा रहे हैं? तुम खुद समझ सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक लाइन को पढ़ के भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको समझ लेना चाहिए कि क्या है, लिखा क्या है। इसलिए कहता हूं कि भाई क्लास से बंक मारोगे, वो क्लास में आ भी गए, वो यहाँ सो रहे हो, तो फिर चीजें दिक्कत देती हैं। फिर तुम हम पे फोड़ते हो ठीक रहा कि सर आपने ढंग से नहीं पढ़ाया, हम जीनियस पे गए थे, हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। तुम आए थे कैसे? तुम आतरे से आते, एक दिन छोड़ गए, तुम्हें का बटा समय में आत तो रेगुलर तो रहो यार, सब हो जाएगा। महासागरीय गर्त, आखिरी में गर्त माने क्या होता है? गड्ढा। तो महासागरीय गर्त क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये क्या है? महासागरीय गर्त। महासागर में एकदम क्या आ जाए? गड्ढा आ जाए। ठीक है, तो उसे गर्त कहते हैं। ठीक है भाई, ये गर्त है, महासागरीय गर्त देख लेते हैं। तो ऐसे महासागरों के सबसे गहरे भाग है ये, सबसे ये गहरे भाग है। ठीक है, जो महासागरीय नितल के लगभग कितने परसेंट पर पाए जाते हैं? 9%। हमने कहा साहब 75% में क्या हो गया हमारा? मैं सागर हो गए। लगभग 12.5% में क्या हो गए? ढाल हो गए। ठीक है, 12.5% ढाल हो गए, और 9% में क्या हो गए? हमारे गर्त हो गए। ठीक है, इनके देखिए, इनके ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। ढाल कैसे हैं? खड़े। अब ये दिख रहा है, ये ढाल कैसे हैं? खड़े। ये ढाल कैसे हैं? खड़े। ठीक है, इनके ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। ठीक है,
आकार की दृष्टि से गर्त दो प्रकार के होते हैं। आकार की दृष्टि से, अब सकरो है कि चौड़ो है, ये ऐसो गर्त है, एकदम ऐसो गर्त है, समझ गए। आकार की आकृति, कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे, इनकी चौड़ाई कम है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा। गर्त को क्या कहते हैं? खड्ड को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक है। लंबे खड्डे को क्या कहते हैं? खाई कहते हैं। खाई है या फिर गड्ढा है, ठीक है। तो ज्यादा कोई दिमाग रखना भी तो गड्ढा ही है, खाई कह दो, गर्त कह दो, ट्रंच कह दो, ट्रंच, खाई, गर्त, गड्ढा, बात एक ही है, ठीक है। यानी खाई को क्या कहते हैं? ट्रंच, क्या कहते हैं? ट्रंच, ओके। ये हमारे महासागरों की कंडीशन अलग अलग से दे दी आपको समझाने के लिए। कुछ प्रमुख गर्त, कुछ प्रमुख गर्त, जैसे कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है कौन सा? मेरियाना चैलेंजर, मेरियाना चैलेंजर, मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रंच। कहाँ इसकी ऊंचाई गहराई कितनी है? 11,033 है, 11,033 है। इसमें सही नहीं लिख रही है, इसमें 11,176 मीटर लिख रही है, लेकिन हमने किताबों में पढ़ी है कितनी है? 11,033, ठीक है। हालांकि समय समय पर, पहले हम जब पढ़ते थे तब 11,044 हुआ करती थी, बाद में उसको सही किया गया, दोबारा नापा गया तो मालूम चला कि 11,033 है, तो बुकों में सही होके आ गया। पर हो सकता है कभी एक आध कोई भला आदमी ने फिर से नाप लिया हो, है ना, तो फला फिर से नाप लिया हो तो कितना, कितने निकल के आई? 11,033। अब ये है कहाँ भैया? तो ये है यहाँ पर, देखो इधर इधर देखो, ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये इधर भी क्या हमारा? प्रशांत महासागर। ये लिख रहा है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब इसी के पास में ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा ये इधर अपना ये पपुआ न्यू गिनी, और इसी इलाके में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को? ये मेरियन ट्रंच मिलेगा, मेरियन ट्रंच। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर मतलब 11 किलोमीटर, 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। यानी जहां समुद्र कितना गहरा होगा, 11 किलोमीटर नो गहरो है, तुम बाकी थाय नहीं ले पा रहा है, 11 किलोमीटर तो ही पहुंच पा रहा है कोई इतनी गहराई तक, ठीक है। समुद्र, आप समझिए कि हमारी पृथ्वी ही इतनी, जो स्थल मंडल है वही ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है जहां तक इंसान की जंगलों में आज तक कदम नहीं पड़ा है। महासागरों में तो अनंत विश्व में जो है विषमताओं से भरे हुए हैं महासागर। महासागरों के तटों में, गहराइयों में क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, ये आज तक मनुष्य अब कितना ही अभी टेक्नोलॉजी कर ले तो पूरे पैसिफिक ओशन में घूम ले, संभव ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, कहीं कहीं तो कभी कभी तो ऐसा माना जाता है कि जो एलियंस होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर की गहराइयों से निकल के आते हैं। ऐसी भी थ्योरियां कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, पता है आपको। आप कभी अच्छी बुक्स पढ़ोगे या कभी डिस्कवरी चैनल पर देखना तो मालूम चलेगा कि प्रशांत महासागर के ऊपर बहुत बहुत बार उड़न तस्तरियों को उड़ते हुए देखा गया है। एलियंस यानी कि वे व्यक्ति जो हमसे अलग हैं या अन्य ग्रह के हैं ऐसा मानते हैं, अन्य देशीय हैं, अन्य देशियों के एलियंस कहा जाता है। और इस सागर में अनंत रत्न संपदाएं भरी पड़ी हुई हैं, और यही कारण है कि हमारे पौराणिक किंवदंतियों में, कथाओं में सागर मंथन की कथा आती है ना। सागर मंथन जब किया गया था तो आपको पता ही है, सागर मंथन में हमने मंदार पर्वत और वासुकी नाग, मंदार पर्वत की क्या बनाई थी? मथनी, और वासुकी नाग से उसको मथा गया, ठीक है। देखो, तो सागर में सबसे गहरा गड्ढा कौन सा आएगा? मेरियाना ट्रेंच। अच्छा, अकेला ये गड्ढा तो है नहीं, हमने कहा सागर में बहुत सारे गर्त हैं, लेकिन सबसे गहरा गर्त यही है। अब इसके अलावा कौन कौन से गर्त हैं तो हमने देखा साहब, इसके अलावा कुछ और गर्त भी हैं, जैसे कि टोंगा गर्त, ये कहां पर है? मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में। इसके बाद में मिंडनाव गर्त, ये कहां पर हैगा? ये हैगा उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब इन सब की गहराई में अगर याद नहीं करना, वैसे ही पढ़ लेना। क्यूराइल, क्यूराइल कहाँ है? जापान के पास में हैगा। ये सखालिन कमचटका से दूर, ये जापान के पास में, कहाँ है? जापान के पास। स्क्वार फिलीपींस के पास में, कहाँ है? फिलीपींस, उत्तर प्रशांत महासागर, फिलीपींस। और अब जैसे अब किसी को फिलीपींस नहीं पता तो फिर उसके साथ दिक्कत है ना। प्यूर्टो रिको, ये कहां पर है? अंटार्कटिका महासागर में। अंटार्कटिका महासागर कहाँ है? नीचे।
और डोएमेनिटिना ये कहां पर है? हिंद महासागर में। ये अपन को ये अच्छे से याद कर लेना, सुंडा गर्त, ये अपने हिंद महासागर से गहरा गर्त है। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त। ये अपने हिंद महासागर में सुंडा। ज्यादातर काम चल जाता है इन दोनों से, कैसे? मेरियाना गर्त से और सुंडा गर्त। मुझे तो अभी तक यही दोनों याद हैं बस, मैंने ये कोई याद नहीं किए कहाँ कहते हैं होंगे, बता रहा हूं तुम्हें मैं। ये मुझे याद है और ये मुझे याद है, बाकी ये तुम लोगों को याद करने के लिए है। हमारी बस ये दो ही पढ़ा के नौकरी लग गई थी। ये कौन याद करना है? हाँ, ये इसलिए याद है कि क्यूराइल जलधारा आएगी। क्या आएगी? क्यूराइल जलधारा है, गर्म जलधारा, तो वहां याद करनी पड़ती है। तुम सोच रहे हो क्यूराइल यहां से याद होगा, कतई याद नहीं भाव। वो क्यूराइल इसलिए याद हो गया क्योंकि वो हमने क्या याद करी है? जलधारा याद करी है। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमें कहीं और से याद हो जाती हैं, बस में रहे हो। देखिए, तो ये हमारी हो गई। इसके बाद में कुछ आकृतियां अन्य होती हैं, जैसे कि जो अब 4 आकृति समझ आए तुम? ढाल, तट, मग्न ढाल, मैदान और गर्त। अब इसके बाद कुछ अन्य आकृतियां जो कायम पाई जाती हैं, हमने कहा साहब सागर के मैदान में पाई, जैसे कि अंतसागरीय कंदरा। अंतरसागरीय कंदरा, कंदरा मतलब क्या होती है? गुफाएं टाइप की होती है। महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पर सक्रिय गहरी और खड़ी दीवारों से युक्त घाटियों को महासागरीय महासागर के अंदर होने के कारण अंतः सागरीय कंदरा या कैनियन क्या कहते हैं? कैनियन। ठीक है। उदाहरण के लिए हडसन कैनियन, कांगो कैनियन, बेरिंग कैनियन और प्रीविलाफ कैनियन, ये क्या है? कहाँ कहाँ पाई जाती है? मग्न तट और मग्न ढाल के बीच में। पानी के अंदर बाहर आने से क्या बन जाती है? कंदरा या गुफाएं टाइप की क्या बन जाती है? गुफाएं टाइप की बन जाती है, उन्हें कैनियन भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है? हडसन कैनियन, कांगो कैनियन, बेरिंग कैनियन। ठीक है। इसके बाद में दिया है क्या? नितल पहाड़ियां। नितल पहाड़ी मतलब तल के में पहाड़ियां, पानी के नीचे के पहाड़, पानी के नीचे के पहाड़। जलमग्न पर्वत का शिखर जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है समुद्र पर्वत कहलाते हैं। और सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वतों को क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। सपाट शीर्ष मतलब अगर ऐसा है तो पर्वत, और अगर ऐसा है कैसा, मतलब इस प्रकार से क्या हो गया? सपाट हो गया। क्या हो गया? सपाट। ढाल कैसा नहीं, उसका तट कैसा नहीं है? नुकीला नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? गाइड कहते हैं। गाई आठ कहा जाता है। महासागरी कटक, महासागरों के मध्य में प्रसार के कारण अगाध सागरीय मैदान के ऊपर से कटक पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये समुद्री जल स्तर के ऊपर ऊपर द्वीप बन जाते हैं, जैसे कि एजोर्स द्वीप क्या है? एक कटकीय द्वीप है। इन कटकों का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में बहुत ही कम पाए जाते हैं। समझ में आई? महासागरीय कटक। ठीक है। और बस अभी यहां पर छोड़ देते हैं हम। कटक अगर आपको दिक्कत दे रहा हो तो कटक को इस चित्र में देख लेना अच्छे से। ये देख लीजिए कटक, ये क्या है? ये है, अगर आपको समझ में ना आए तो ये है महासागरीय पहाड़ियां, ये है महासागरीय, ये पानी भरा हुआ नीलीला, ये है महासागरीय पहाड़ियां। ठीक है, क्लियर। और ये हमने कहा ये हमारा क्या है यहाँ पर? ये कटक। कटक क्या है? कहीं कहीं बीच बीच में दरार है, कहीं ऊपर। जब ये कटक बहुत ऊंचा उठ जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वीप। जब ये बहुत ऊंचे मतलब समुद्र की सतह से कहाँ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो जलाकृतियां कंप्लीट हो गई अपनी आज। कल हम पढ़ेंगे महासागरों को। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इन 3 महासागरों को पढ़ा जाता है। बाकी अंटार्कटिक और आर्कटिक को नहीं पढ़ते। अब इनमें क्या महत्वपूर्ण होता है? एक होता है द्वीप, कौन कौन महासागर में कितने द्वीप हैं, क्षेत्रफल उनका, है ना, उनकी खाड़ियां, ये सब पढ़ा जाता है। और फिर हम पढ़ेंगे महासागर की जल धाराएं। वो कोशिश करेंगे कल तो नहीं हो पाएगा, परसों हो जाएगा।